बच्चों नमस्कार, मैं के चौहान आपके YouTube चैनल भाषा प्रवाह पर आपका स्वागत करता हूं। हम हाई स्कूल का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लाए हैं जिसमें कि सर्वाधिक संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। यह परीक्षा आगामी 16 फरवरी को प्रारंभ हो रही है और जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय है। यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर है जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड क एवं ख में विभाजित है। खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने हैं। खंड ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देने। तो आइए चलते हैं हम खंड क की तरफ। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके 20 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। तीसरा, मेरी असफलताएं राय कृष्णदास की आत्मकथा है। चौथा, चिंतामणि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। अब इसमें से एक ऑप्शन सही है, जो सही है उसको आपको OMR शीट पर रंगना है। तो पहला, आप लोग जानते हैं रानी केतकी की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, यह मुंशी इंसानलाल जी की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी है, यह सही ऑप्शन है। मेरी असफलताएं राय कृष्णदास की आत्मकथा है, यह गलत है। मेरी असफलताएं राय कृष्णदास की आत्मकथा नहीं बल्कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है और उनकी अन्य रचना ठलुआ क्लब है जो कि निबंध है। चौथा, चिंतामणि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, यह भी गलत है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसको आपको OMR शीट पर भरना होगा। देख लेते हैं कैसे भरना होगा। जैसे आपने इसमें हल किया कि पहले का दूसरा उत्तर सही है, तो ये हमारे सामने OMR शीट है। इस तरह से आपको OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी जिस पर आपका नाम और अनुक्रमांक पहले से अंकित होगा। तो अब देखिए इसमें जो है प्रश्न एक का हमने अभी दूसरा ऑप्शन देखा कि दूसरा ऑप्शन सही है, तो हमको अब उसमें 2 तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ABCD या फिर रोमन अंक में 1 2 3 4 करके, या 1 2 3 4, दोनों ही तरीका हो सकता है। तो पहले का हमारा B सही है, तो हमको B ऑप्शन कलर करना है। तो हम इसको बॉल पेन से B ऑप्शन कलर कर देंगे, इस तरह से पूरा गोला कर देंगे। ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। गोदान और झूठा सच उपन्यास के उपन्यासों का सही युग्म है। गोदान और झूठा सच उपन्यास के उपन्यासकारों का सही युग्म है। पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। दूसरा अज्ञेय मुंशी प्रेमचंद। तीसरा मुंशी प्रेमचंद यशपाल। चौथा इलाचंद्र जोशी मन्नू भंडारी। हम सभी को पता है कि गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और झूठा सच यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा सही होता है। हम OMR पर तीसरे ऑप्शन को कलर कर देंगे। आप दूसरे प्रश्न का देख रहे हैं ABC, आपको C कलर करना होगा इस तरह से। ठीक, अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही और निराला जी की साहित्य साधना के जीवनी लेखक हैं। पहला ऑप्शन विष्णु प्रभाकर प्रेमचंद। दूसरा अज्ञेय निराला। तीसरा अमृत राय शिवरानी देवी। चौथा अमृत राय डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसमें आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है और डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। इसमें निराला जी की जीवनी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो हम तीसरे प्रश्न का D कलर करेंगे।
ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा कंकाल, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा इरावती। तो आप जान रहे हैं कि कंकाल, तितली और इरावती तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसमें हमने ऑप्शन मंगलसूत्र को इसलिए रखा कि एक साथ हम दो दो प्रश्नों की तैयारी कर सकें। तो जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास इरावती है और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, दो दो प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको न याद हो मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास, तो उसका तरीका है आप सीधे जो है एक अपने मन में स्केच बनाइए, चित्र बनाइए शादी का। जैसे शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को क्या पहनाता है, कौन सा आभूषण पहनाता है जिससे कि शादी हो जाती है? मंगलसूत्र बांध कर दोनों एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद हो सकता है कि मंगलसूत्र, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का इरावती। तो चौथे का हो गया चौथा ऑप्शन। तो हम चौथा ऑप्शन इस प्रकार से भर देंगे OMR पर डी ऑप्शन भरेंगे, इस तरह से गोला कर देंगे पूरा। और इसमें और तरीका नहीं अपनाना है कि सही का निशान मारेंगे या गोला आधा छोड़ देंगे, ठीक है। जल्दबाजी में आधा भर दें, क्योंकि जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है, बहुत पर्याप्त समय है आपके पास। चौथे का चौथा ऑप्शन ये हमने इस तरह से भर लिया। अब प्रश्न 5 देखते हैं। खून के छींटे और अतीत के चलचित्र के रचनाकारों का सही युग्म है। नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। दूसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, महादेवी वर्मा। तीसरा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामकुमार वर्मा। चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सही है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, महादेवी वर्मा। खून के छींटे जो है इतिहास ग्रंथ है इनका, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का, और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। तो अब पांचवें का जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, तो इसको हम OMR पर इस तरह से भर देंगे, पांचवें का B। हो गया। अच्छा देखिए, हमने इस पेपर में जो है जो नाम दिया है ये भी जो है नाम देखिए कुछ सामासिक नाम है। और पहला नाम जो है अन्वेषक नाम, यह संधि से रिलेटेड है। और त्रिभुवन जो टाइटल हमने बनाई है पेपर देने वाले की, यह समास है। इसको भी हम समझ लेते हैं, इससे आपके दो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अन्वेषक का जो है संधि विच्छेद हम करेंगे, अनुधन एषक बराबर आपका उ धन ए मिलकर हो जाएगा व, और उ में से न में से उ की मात्रा निकल गई, बच गया हलंत, ठीक। अब उ का हो गया व, उ का व हो गया, और ए, व में ए मिला दिए, अनधन वेशक हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अन्वेषक, इसमें यण संधि है, यण संधि। हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यह आपका संधि विच्छेद है, अनुधन एषक, और यह शब्द है जो संधि के बाद बनेगा अन्वेषक। अच्छा, दूसरा जो हमने इसमें टाइटल वाला रखा है, इसका त्रिभुवन नाम है। त्रिभुवन में जो है एक समास है, त्रिभुवन। इसका समास विग्रह पूछ सकता है, तो समास विग्रह हो जाएगा 3
भुवनों का समूह। और समास का नाम हो गया द्विगु समास। ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ जब खोलेंगे पेपर तो आपको एक संधि और एक समास का उदाहरण मिल जाएगा, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस कृति को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? आलाखंड जो रचना है इसको बार बार पूछा जाता है विभिन्न प्रकार से, तो इसलिए इसको हमने सम्मिलित कर लिया। इसका ऑप्शन है पहला हम्मीर रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा खुमार रासो, चौथा बीसलदेव रासो। तो हम्मीर रासो जो है सारंगधर की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है, खुमार रासो दलपति विजय की और बीसलदेव रासो नरपत नाल की रचना है, जिसमें परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप शायद पेपर पे इस तरह से, लेकिन आपको नहीं लगाना है टिक, क्योंकि मना रहता है बोर्ड, आपको याद कर लेना खाली। पद्मावत, सातवां प्रश्न है, पद्मावत और कृष्ण गीतावली के रचनाकारों का सही युग्म है। हमने एक में युग्म वाले प्रश्न इसलिए बनाए कि कम प्रश्नों में भी अधिक प्रश्नों की तैयारी हो जाए। नंबर 1 सूरदास, दूसरा कुतुबन, हाँ पहले ऑप्शन में सूरदास कुतुबन, दूसरे में कुतुबन सूरदास, तीसरे में जायसी तुलसीदास और चौथे में जायसी सूरदास। तो आपका इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत की रचना जायसी जी ने की है, जो कि उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और अवधी भाषा में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने की है। हालांकि कृष्ण जी से संबंधित रचनाएं सूरदास ने अधिक की हैं, लेकिन इन्होंने एक रचना कृष्ण गीतावली की थी जब ये सूरदास जी से मिलने गए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आप चाहें OMR पे इसको रंगने के लिए एक तरीका हम लोग अपनाते हैं जिससे कि जल्दी हो जाता है। अब जैसे हमने छठवें का परमाल रासो दूसरा है, तो आप B पर ऐसे एक बिंदी बना लीजिए। सातवें का तीसरा ऑप्शन सही हो गया, तो C पर बिंदी बना लीजिए। हम आपको अभी तरीका बताएंगे, बहुत जल्दी OMR आप भर सकते हैं कम समय में। अच्छा आगे देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। 9वां तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक 4 तारसप्तक प्रकाशित किए गए, तो अगर तारसप्तक पूछता है तो इसमें प्रथम तारसप्तक का वर्ष बताना होता है। तो 1951 ईस्वी, दूसरा 1943, तीसरा 1959, चौथा 1955 ईस्वी। लेकिन तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? पहला भूषण, दूसरा मतिराम, तीसरा बिहारी, चौथा केशवदास। तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। इनको हृदयहीन कवि के नाम से भी जाना जाता है और रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। 11वां प्रश्न, वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पथ मंजुल कंज तिहारे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद पंजुल कंज तिहारे, जब श्री रामचंद्र जी विंध्याचल पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ पर जो मुनि लोग रहते हैं, ऋषि मुनि, वे अहल्या की कहानी सुने रहते हैं कि श्री राम जी ने अपने उनके पैरों के स्पर्श से जो है एक शिला चंद्रमुखी नारी बन गई। तो वे भी अपने मन में यह विचार करने लगते हैं, वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तो उनके सुंदर कमल रूपी पैरों के परसे स्पर्श से सारी शिलाएं, सारी चट्टानें चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। अब मुनि जो कि संन्यास आश्रम में रह रहे हैं, उनके द्वारा ऐसी भावनाओं
का प्रकट करना निश्चित रूप से ही हास्य रस का कारण हो सकता है। तो इसलिए इस रचना में हास्य रस है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और दूसरा ऑप्शन करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न, को पापी है पंचतत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब आपके जो पाठ्यक्रम में 2 ही छंद निर्धारित हैं, सोरठा और रोला। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और रोला जो है एक सममात्रिक छंद है, इसमें 11 और 13 पर यति होती है, और कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से यह रोला है। मात्रा लगाएंगे को। देखिए को का उच्चारण बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए इसको हम लघु मान लेंगे। को पापी पंचत्व 2 1 प्राप्त सुनी लघु 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 दीर्घ लघु लघु। अब देखिए मात्राएं मिला लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। को पापी पंचत्व, यहाँ पर यति है, फिर प्राप्त सुनी जगमन धावत, इसको एक साथ पढ़ेंगे। रोला का यही तरीका होता है। अब यहाँ 11 मात्राएं हो गई, और इधर 13 मात्राएं हो जाएंगी। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 2 11 12 13। इस प्रकार से यह कौन सा छंद है? रोला छंद है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अनुप्रास। चरण कमल बंदव हरिराई, कमल रूपी चरणों की हरिराई, मैं आपके, हे ईश्वर मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है। उपमेय चरण का कमल उपमान में भेद रहित आरोप है, यानी चरण को कमल मान लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार होगा। इस तरह से दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न 14, त्रिफला का समास विग्रह है। 3 फूलों का समूह, 3 फलों का समूह, 3 दलों का समूह, 3 भुवनों का समूह। तो इसको आप इसको 2 शब्द बने हैं, इनको अलग अलग कर दीजिए दोनों शब्दों को। त्रिधन फला, फला मतलब फल से फला बना है, और त्रि माने 3। इसमें 3 फलों का समूह है, समाहार है। त्रिफला आपका 3 फल, हर्र, बहेड़ा और आंवला, 3 फलों के मिलने से त्रिफला बनता है, जो कि त्रिदोष नाशक होता है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। त्रिफला से विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा, 3 फलों का समूह। 15, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आज, सौभाग्य, कंघी, इलायची। अब देखिए इसमें से एक तत्सम शब्द है आज। आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अद्य। सौभाग्य आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होगा सुहाग। कंघी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होगा कंकती। इलायची भी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होगा एला। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द आपका सौभाग्य, जो कि सुहाग का तत्सम शब्द है। 16, धनुष और ब्राह्मण के पर्यायवाची का सही युग्म है। हमने युग्मों में प्रश्न इसलिए कर दिए हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो सके। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी इस तरह से पूछ लिया जाए, और बढ़िया रहेगा। पहला है कोदंड भूसुर, दूसरा है भसुर, तीसरा है चाप सुर, चौथा है सर सुर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कोदंड। कोदंड माने धनुष होता है, भूसुर माने होता है पृथ्वी के देवता, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण लोगों को माना जाता है। दूसरा है माने घोड़ा होता है, भसुर माने एक
जो है रिश्ता होता है। तीसरा चाप, चाप माने भी धनुष होता है और सुर माने देवता होता है। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, खाली भू लग गया है इसलिए ब्राह्मण हो गया। चौथा शर, शर माने बाण होता है और सुर माने देवता होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद है। मातृधनाज्ञा, मातृधनाज्ञा, मात्राधनाज्ञा और मातृधनाज्ञा। तो इसमें हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, मातृधन आज्ञा। इसमें यण संधि है। यण संधि का जो नियम है, जब अ आ ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो उनके मेल से जो है जो नया वर्ण बनेगा, ई का य, उ का व, री का र और री का ल। तो यहाँ पर देखिए री और असमान स्वर इसका आ गया है, बड़ा। तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, र बन जाएगा। तो मातृ री का र बन जाएगा तो आधा हो गया, त में र मिलकर त्र हो गया, और आ त्र में आ मिलकर त्रा हो गया, मात्राज्ञा। इस प्रकार से यह मात्राज्ञा बन जाएगा। 18वां है नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप, पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है नद्य, तीसरा है नद्या और चौथा है नद्य, नदी। तो अब देखिए नदी नद्यो नद्य, फिर नदीम नदो नदी, इस प्रकार से रूप चलता है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा नदी। चौथा ऑप्शन इस प्रकार से सही हो गया। फिर 19 पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पठेतम, पठेत, पठेताम, पठेत। अब पठ धातु का हम रूप पढ़ें तो इस प्रकार से चलता है, पठत पठताम पठतु, पठ पठतम, पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। तो क्वेश्चन गलत हो गया है, सॉरी। इसमें आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है गलत है, ये वाला ऑप्शन, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये पठित नहीं रहेगा, पठत रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये तो विधिलिंग लकार में चला जाएगा। ये जो है पठत रहेगा, इसको पठत कर देते हैं इस तरह से। हाँ, अब देखिए पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब देखिए इसमें पठेतम, पठेत और पठेताम दिया, ये तीनों विधिलिंग लकार के रूप हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, इस तरह से रूप चलता है। तो हमारा पठत यह जो है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। 20वां प्रश्न है हस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। हस धातु लिट लकार, तो हस धातु का रूप चलता है हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यथ। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का पूछ रहा है, हसिष्यसि, हसिष्यथ। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको हम OMR पे कैसे हल करते हैं, देखिए। अब इसको हम पहले ये तरीका है आपका 6, 7, 8वें का हमारा कौन सा सही था, तीसरा ऑप्शन। इसको OMR पे पहले जो है आपका समय बचाने का तरीका बता रहे हैं। 8वें का तीसरा, सी के बीच में गोला मार लीजिए। फिर 9वें का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। तो 9वें में आप मारिए गोला बी में, इस तरह से बीच में बिंदी मार लीजिए। फिर 10वां का है केशवदास, चौथा। तो 10वें प्रश्न का डी, इस पर आप ऐसे बिंदु लगा लीजिए बीच में। फिर 11वें का कौन है, वैवं शिला श्रृंगार, हास्यरस, 11 का पहला ऑप्शन सही है। तो ये आप पहले पर इस तरह से बिंदी मार लीजिए। 12वें का चौथा सही है, चौथे पर ऐसे आप मान लीजिए
बिंदी मान लीजिए। 13वें का रूपक दूसरा सही है। 13वें का दूसरे पे ऐसे बिंदी मार लीजिए। 14वें का दूसरा, इसमें बी पे बिंदी मारिए। 15वें का दूसरा, बी पे बिंदी मार लीजिए इस तरह से। 16वें का पहला सही है, ए पर बिंदी लगाइए। 17वें का दूसरा सही है इस तरह से। 18वें का चौथा, डी पर बिंदी लगाइए। सॉरी, 18वें का चौथा, हाँ। 19वें का भी चौथा सही है और 20वें प्रश्न का आपका तीसरा सही है ऑप्शन। अब देखिए इस तरह से आपने बिंदी लगा लिया। अब इसको हल करने का तरीका कैसे हल करेंगे, गोला आप जल्दी से कैसे मार सकते हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं तरकीब। आप इस तरह से जल्दी जल्दी गोला मार सकते हैं। जैसे ये है आपका, आप पहले कलम को किनारे किनारे गोला घुमाइए ऐसे कि स्याही बाहर न जाए। इस तरह से घुमा लिए, लीजिए बीच में रंग गया। बाहर घुमाइए पहले किनारे किनारे, फिर बीच में आ जाइए, बस हो गया फटाफट गोला आपका। पहले किनारे इस तरह से घुमा लीजिए ये, फिर बीच में कलम, हो गया गोला। फिर एक किनारे सर्किल, किनारे किनारे अंदर की तरफ, बस बीच में आपने बिंदी पहले से बना रखी है, हो गया गोला फटाफट। ये देखिए ऐसे किया, ये कितना सेकंड लगा, फटाफट हो गया। इसी प्रकार से सारे गोले भर लेंगे हम। गोला भरने के लिए आपको रेनाल्ड की 10 रुपए की पेन आती है मोटे नीब वाली, उसको ले लेंगे तो और तेज़ी से भरा जाएगा। और भरते समय रुमाल साथ रखिएगा क्योंकि उसमें स्याही बहुत निकलती है, आपका जो है सब खराब कर देगी पेपर। तो रुमाल से स्याही को साफ करते रहेंगे जो नीब से निकलती है एक्स्ट्रा स्याही। ये वाली थोड़ी पतली नीब के है इसलिए चल नहीं पा रही बढ़िया से। ठीक है, इस तरह से किनारे से गोला करके फिर बीच में आ जाएंगे, आपका गोला भर जाएगा। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चलेगा, लेकिन अधिक मत करिएगा आप लोग, बल्कि आप लोग OMR निकाल के प्रैक्टिस कर लें। वेबसाइट पर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, या फिर आप कहेंगे तो हम लिंक में भेज देंगे, उससे आप PDF लोड कर सकते हैं। बस एक दिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बस हाथ बैठ जाएगा आपका, करने लग जाएंगे। ये हो गया आपका, ये आपके खंड क के विकल्पी प्रश्नों का उत्तर है। देखिए इस प्रकार से आपको OMR शीट भरनी है, ठीक है ना। अधिक लीपापोती नहीं करनी, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से भरेंगे कि जो है आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। गलती ना करें, किसी पे आपको क्रॉस नहीं लगाना है, किसी गोले पर सही का निशान नहीं लगाना है। बहुत से लोग आज भी बड़े बड़े कंपटीशन में यही करके आते हैं। अच्छा बाई चांस और चीज़ सुन लीजिए, बाई चांस आपका गलत हो गया ऑप्शन, आपको आ रहा था ऑप्शन लेकिन आपने गलती से मान लीजिए सीख भर दिया, तो इसको आप न काटेंगे ना व्हाइटनर लगाएंगे और न ही इस पर खुरच उरच के जो है ब्लेड से ऐसे सही का निशान लगाएंगे, इसका मूल्यांकन नहीं होगा और OMR शीट भी खराब होगी। तो उस एक नंबर को आप जाने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके बाकी प्रश्न अगर सही होंगे तो 19 नंबर तो मिलेंगे, 1 नंबर जाने दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसी गलतियां ना कीजिएगा और भरने से पहले सोच समझ लीजिएगा। जैसे हमने बताया पॉइंट का जो है ऐसे छोटा सा पॉइंट मारेंगे, उसके बाद फिर गोला करेंगे। तो इसमें अगर पॉइंट मार रहे हैं, अगर गलती से मान लीजिए दूसरे में मार दिए पॉइंट, ऐसे हल्का सा मारे हैं, तो हो सकता है उसमें आप बच सकते हैं। दोबारा उसको जब रंगने जाएँ आपको आ जाए याद कि अरे हमने D मार दिया है, तो B सही होना है, तो उसमें आपको संशोधन का मौका मिल सकता है। ऐसे हल्का अगर पॉइंट है तो मशीन नहीं उठा सकती है, जो अधिक वाला आप ये गोला रंग देंगे इसको उठा सकती है, तो आपका एक फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक पहला पार्ट था जो कि पूरा हुआ। दूसरे पार्ट को हम जल्दी अपलोड कर देंगे आज ही, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।